नमस्कार, न्यूज 18 राजस्थान पर आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। चलिए खबरों की शुरुआत इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ। करौली में 12 अप्रैल तक कर्फ्यू बढ़ा दिया गया है। ये बड़ी जानकारी है इस वक्त की। आज कर्फ्यू में 8 घंटे की ढील रहेगी। प्रशासन हमेशा लगातार जो है वो ये कोशिश कर रहा है कि कैसे जीवन आखिरकार पटरी पर लौट पाए। पहले 1 घंटे की ढील दी गई, उसके बाद 3 घंटे की, उसके बाद 4 घंटे की और अब इसे बढ़ाकर के 8 घंटे की ढील किया गया। सुबह 9 बजे से शाम के 5 बजे तक दुकानें खुलेंगी। जिला मजिस्ट्रेट राजेंद्र सिंह शेखावत ने इसे लेकर आदेश जारी किए। करौली हिंसा मामले में कुल 20 एफआईआर दर्ज की गई हैं। करौली में इंटरनेट सेवाओं पर अभी प्रतिबंध जारी रहेगा। अब तक 28 लोगों की गिरफ्तारी इस पूरे मामले को लेकर की गई है। प्रशासन ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। साथ ही साथ अफवाहों से बचने की भी अपील की गई है। पुलिस प्रशासन का कहना है कि अफवाहें फैलाने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। और करौली हिंसा मामले को लेकर के ये बड़ी जानकारी। 12 अप्रैल तक कर्फ्यू बढ़ा दिया गया है। 8 घंटे की ढील होगी। और इस मामले को लेकर जानकारी मिल रही है कि करौली में 12 अप्रैल तक कर्फ्यू बढ़ाया गया है। आज कर्फ्यू में 8 घंटे की ढील दी जाएगी। सुबह 9 बजे से शाम के 5 बजे तक कर्फ्यू में ढील रहेगी। अपने जरूरी कामकाज निपटा सकते हैं लोग और साथ ही साथ जरूरी चीजों की खरीदारी कर सकेंगे। इस दौरान सभी तरह की दुकानें खुलेंगी। दरअसल अब तक करौली हिंसा मामले में कुल 20 एफआईआर दर्ज हुई हैं, जिनमें से 1 करौली थानाधिकारी की ओर से और 19 दोनों पक्षों की ओर से अलग अलग दर्ज की गई हैं। जिले में इंटरनेट सेवाओं पर अभी प्रतिबंध है और कैला देवी को छोड़कर संपूर्ण जिले में धारा 144 लागू है। मामले में पुलिस ने अब तक 28 लोगों को गिरफ्तार किया, जबकि 2 नाबालिगों को भी दस्तयाब कर बाल संप्रेषण गृह भेजा गया है। पुलिस ने अब तक 105 से अधिक लोगों को डिटेन कर पाबंद किया है। शहर में 21 पॉइंट पर पुलिस बल की तैनाती है, जबकि पुलिस के आला अधिकारी करौली में कैंप कर रहे हैं और लगातार नजर बनाए हुए हैं। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी धर्मेंद्र शर्मा करौली से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। धर्मेंद्र, लगातार अब धीरे धीरे कोशिश यही है पुलिस प्रशासन की जीवन पटरी पर लौट पाए। क्या कुछ अपडेट है करौली हिंसा मामले को लेकर के? देखिए, जो कर्फ्यू की सीमा थी वो अब 12 अप्रैल तक बढ़ा दी गई है और साथ ही कर्फ्यू तो बढ़ाया गया है, लेकिन उसके साथ ही जो लोगों को छूट ढील दी जा रही थी वो भी बढ़ा दी गई है। अब कर्फ्यू में जो ढील है वो सुबह 9 बजे से और शाम के 5 बजे तक, यानी कि कुल 8 घंटे की कर दी गई है, जो पहले 3 और 4 घंटे की ढील दी जा रही थी। इससे सबसे बड़ा आमजन को राहत ये मिलेगी कि अभी तक जो बाजार बंद थे पूरी तरह वो बाजार खुलेंगे। साथ ही जो लोगों के आवाजाही अटकी हुई थी, लोगों के कई काम रुके हुए थे, कई जैसे निर्माण कार्य चल रहे हैं वो रुके हुए थे, वो शुरू हो सकेंगे। साथ ही जो लोग रोज खाने कमाने वाले थे, मजदूर वर्ग था, इस तरह के जो लोग थे, उनका काम शुरू नहीं हो पा रहा था, वो भी शुरू होगा और लोगों में जो विश्वास बहाली होगी उससे ये कर्फ्यू जल्द हटाने में भी मदद मिलेगी। साथ ही इंटरनेट जो अफवाहों पर प्रतिबंध लगाने और के लिए इंटरनेट सेवा पर प्रतिबंध अभी जारी रहेगा। जी हेमंत। बिल्कुल धर्मेंद्र, और लगातार जांच की अगर हम बात करें तो कुछ नए तथ्य क्या इस पूरे मामले को लेकर के अब तक सामने आए हैं और पुलिस प्रशासन की ओर से कुछ और बताया गया है? देखिए, अभी प्रशासन हमारी एसआईटी के जो टीम जो इसकी जांच कर रही है उनसे भी बात हुई थी। अभी हालांकि उनका कहना है कि अभी जांच में पूरी तरह काफी समय लगेगा, लेकिन उनका सीधा कहना है कि देखिए जब तक ये जांच पूरी नहीं हो जाती अभी तक इस मामले पर पूरी तरह कुछ भी कहना गलत होगा। लेकिन जिस तरह की जांच हो रही है उसमें साफ आ रहा है कि जो शुरुआत हुई जिस जगह से हुई वो हटवाड़ा बाजार क्षेत्र में कुछ घरों से पथराव से इस पूरे मामले को शुरुआत हुई है। हालांकि पुलिस प्रशासन का ये भी कहना है कि कुछ जो गाने हैं और नारेबाजी है उनके चक्कर में ये पथराव शुरू हुआ, लेकिन अभी जब तक पूरी तरह जांच नहीं हो जाती तब तक पूरी तरह स्पष्ट कहना अभी असंभव है कि किस तरह से इस मामले की शुरुआत हुई। लेकिन शुरुआत का जो बात सामने आई है वो यही है कि भड़काऊ गाने के आरोप उन्होंने लगाए और उसकी लेके पथराव शुरू हुआ। जी अमन। बिल्कुल धर्मेंद्र, अब कोशिश जो है वो कामयाब होती हुई नजर आ रही है पुलिस प्रशासन की, क्योंकि कोशिश यही थी कि जल्द से जल्द जो जीवन है वो पटरी पर लौट पाए। पहले देखिए कर्फ्यू में जो ढील दी गई थी 1 घंटे की, उसके बाद इसे बढ़ाया गया और अब 8 घंटे की ढील लोगों को मिल रही है। लोगों की प्रतिक्रियाएं क्या हैं?
देखिए, लोगों का जब हमारी लोगों से बात हुई तो उनका साफ कहना है कि ये जिस तरह से जो ढील बढ़ी है उससे निश्चित तौर से उन्हें मदद मिलेगी। अभी तक जो लोग परेशान हो रहे थे, कई काम ऐसे थे जो वो अटके हुए थे, कई जगह निर्माण कार्य चल रहे थे, जो मजदूर है जो रोज खाने कमाने वाले हैं उनको परेशानी हो रही थी, उसको इससे बहुत मदद मिलेगी और जल्दी लोगों में विश्वास बहाली होगी। एक दूसरे को जो शक की शोभा की नजर से देख रहे थे उनमें भी विश्वास बहाली होगी और फिर से जीवन जो है पुरानी जो ढर्रे पर लौटेगा। जी हेमंत, बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए धर्मेंद्र, और लगातार अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। एक बार फिर से अपने दर्शकों को बता दें कि 12 अप्रैल तक कर्फ्यू को बढ़ाया गया है, सबसे बड़ी अपडेट यह है। और साथ ही साथ दूसरी अपडेट है कि आज कर्फ्यू में 8 घंटे की ढील होगी, यानी कि सुबह 9 बजे से शाम के 5 बजे तक कर्फ्यू में ढील दी जाएगी। बाजार में तमाम दुकानें खुलेंगी और साथ ही साथ वे लोग जो जरूरी सामान खरीदना चाहते हैं, अपने जरूरी काम निपटाना चाहते हैं, इस 8 घंटे के दौरान अपने काम निपटा सकते हैं, सामान खरीद सकते हैं। पुलिस प्रशासन की कोशिश यही है कि जल्द से जल्द पूरी तरह से शांति बहाली हो जाए, आम जनजीवन जो प्रभावित हुआ है इस हिंसा की वजह से वो पटरी पर लौट आए। तमाम लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की गई है, अफवाहों से बचने की अपील की गई है। और अभी बहरहाल जो इंटरनेट पर प्रतिबंध है वो प्रतिबंध अभी जारी रहेगा। तो 105 से ज्यादा लोगों को डिटेन कर पाबंद किया गया है। 21 पॉइंट पर पुलिस बल की तैनाती है करौली में अलग अलग जगहों पर। और इस हिंसा मामले को लेकर के हालांकि 2 नाबालिगों को भी बाल संप्रेषण के लिए भेजा गया है। तो वहीं करौली हिंसा को लेकर के सियासी बवाल अभी थमता हुआ नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला लगातार जारी। और इसी बीच खबर, राज्यपाल से भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधिमंडल मिलेगा। राज्यपाल कलराज मिश्र से मुलाकात करेगा बीजेपी प्रतिनिधिमंडल और प्रभावितों के पुनर्वास और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग करेगा। ये बड़ी जानकारी है। करौली हिंसा को लेकर के लगातार सियासत भी देखने को मिल रही है, आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला भी देखने को मिल रहा है। और इसी बीच बड़ी खबर यह है कि बीजेपी का एक प्रतिनिधिमंडल राज्यपाल कलराज मिश्र से मुलाकात करेगा आज। और साथ ही साथ ये प्रतिनिधिमंडल वहां पर लोगों के पुनर्वास, शांति बहाली और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग करेगा। चलिए, इसी बीच एक और बड़ी खबर हम आपको बता दें। यूक्रेन संकट के बीच आज महामुलाकात होगी, यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बाइडेन के बीच वर्चुअल मीटिंग होने जा रही है। ये बड़ी जानकारी है। इस बैठक को लेकर के जानकारी मिल रही है कि इस दौरान संबंध मजबूत करने को लेकर बातचीत होगी। और आज 8:30 बजे मोदी बाइडेन की वर्चुअल बैठक होनी है। द्विपक्षीय मसलों को लेकर चर्चा होगी और साथ ही साथ हिंद प्रशांत क्षेत्र और वैश्विक मसलों को लेकर के भी बात होगी। एमईए की ओर से जानकारी दी गई है। आज रात 11:30 बजे भारत अमेरिका के बीच विदेश रक्षा मंत्रियों की बातचीत होगी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और उनके समकक्ष, आपको बता दें कि उनके साथ बातचीत होनी है। वहीं जानकारी यह भी है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ विदेश मंत्री एस जयशंकर अमेरिका के दौरे पर हैं, जहां पर यह बातचीत होंगी। ये बड़ी जानकारी। प्रधानमंत्री मोदी और बाइडेन के बीच में एक वर्चुअल मीटिंग होनी है आज और ये एक महामुलाकात के तौर पर इसे देखा जा रहा है। 2 बड़ी पावर दुनिया की। और अब बात करते हैं आग के तांडव की। कोटा में चलती हुई कार में आग लगने की जानकारी मिल रही है। कार से 5 लोगों ने कूद करके अपनी जान बचाई है। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। जानकारी के मुताबिक बम्बुलिया कला के राजपुरा रोड पर यह हादसा हुआ है। बहरहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। हम आपको बता दें, जैसे जैसे अब गर्मी बढ़ रही है राजस्थान में, वैसे वैसे वाहनों में आगजनी की घटनाएं तेजी से बढ़ती जा रही है। और आज जानकारी है कोटा में एक चलती हुई कार में आग लगने की। उसके बाद यह कार आग के गोले में तब्दील हो गई और ये तस्वीरें हम आपको दिखाने, देखिए कैसे पूरी कार जो है वो आग की चपेट में आ गई। देखते ही देखते ये आग बढ़ती गई और फिर कार जलकर खाक हो गई है। तो राजपुरा रोड पर यह हादसा हुआ है। हालांकि इसमें जो सवारी बैठी हुई थी उन्होंने कूद करके अपनी जान समय रहते बचा ली। 5 लोग इसमें सवार थे, 5 लोग सुरक्षित हैं। उधर कोटा के कुन्हाड़ी चौराहे स्थित एक रेस्टोरेंट पर हुए हंगामे का वीडियो वायरल हो रहा है। आपको बता दें कि सीसीटीवी में ये देखा जा सकता है, जो वीडियो वायरल हुआ है उसमें, कि नॉनवेज होटल पर कांग्रेस के नेता
अनिल सुवालका वहां पर रखी भट्टी को हटाते हुए नजर आ रहे हैं। होटल मालिक के मुताबिक अनिल सुवालका ने यहां पर तोड़फोड़ भी की है। कुनारी थाना अधिकारी का कहना है कि इस मामले में दोनों पक्षों की ओर से शिकायत दी गई है। पुलिस अब दोनों पक्षों की ओर से दी गई रिपोर्ट की जांच कर रही है। पुलिस का यह कहना है कि विवाद सिर्फ और सिर्फ भट्टी से निकलने वाले धुएं को लेकर के हुआ और जानकारी के अनुसार ये भट्टी जिसमें आप देख सकते हैं, ये जो शख्स आप देख पा रहे हैं, ये कांग्रेस का नेता सुवालका बताया जा रहा है। हालांकि इसे लेकर के अभी और ज्यादा जानकारी पुलिस प्रशासन की ओर से आनी है। दोनों पक्षों ने पुलिस में अपनी शिकायत दी है। पुलिस इस मामले को लेकर जांच कर रही है। कांग्रेस नेता पर होटल में तोड़फोड़ करने के आरोप लगे हैं और दरअसल पुलिस के मुताबिक ये भट्टी जो है, इससे धुआं निकल रहा था। उसकी शिकायत सुवालका ने की। इस पर दोनों के बीच में बहस हुई और इसके बाद इस भट्टी को हटाते हुए ये तस्वीरें सामने आई हैं और इससे सवाल इस बात को लेकर के कि आखिरकार इस तरह से ये गुंडागर्दी क्यों है। दुकान है और एक इलेक्ट्रॉनिक की दुकान है। इलेक्ट्रॉनिक दुकान अनिल सुवालका की है और नॉनवेज दुकान वसीम की है। तो वसीम जो नॉनवेज की दुकान चलाता है, उसके बगल में भट्टी को रख रखी है। उसमें लकड़ी डाल के भट्टी को चलाता है, तो उसकी धुआं उसके सुनील की दुकान में जाती है। इस बात को लेकर के दोनों पक्षों में आपस में कहासुनी हुई है। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत पर एक बार फिर से प्रहार किया है। सीएम अशोक गहलोत ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि गजेंद्र सिंह शेखावत की ओर से राजस्थान के आईएएस आईपीएस अधिकारियों की गिरफ्तारी की धमकी देना उनकी बौखलाहट को दिखाता है। अपनी छवि चमकाने के लिए पहले उन्होंने राजनीति से संन्यास का दावा कर दिया, परंतु उनका झूठ पकड़ा जाने की वजह से डैमेज कंट्रोल के लिए वो इस तरह की बातें कर रहे हैं। ये मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने ट्विटर हैंडल से लिखा है और सीएम का ट्वीट हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। साथ ही साथ सीएम अशोक गहलोत ने यह भी लिखा है कि उन्हें यह नहीं भूलना चाहिए कि जनता के सामने उनका असली चेहरा पहले से ही बेनकाब हो चुका है, इसीलिए अभी तक अपना वॉइस सैंपल देने में भी आनाकानी कर रहे हैं। यह ट्वीट किया है सीएम अशोक गहलोत ने। लगातार पिछले 2-3 दिनों से मुख्यमंत्री काफी आक्रामक नजर आ रहे हैं केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को लेकर के। और जब से जयपुर की बैठक में महेश जोशी और गजेंद्र सिंह शेखावत के बीच में तकरार हुई ईआरसीपी को लेकर के, उसके बाद से लगातार आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला दोनों तरफ से जारी। सीएम अशोक गहलोत ने एक बार फिर से हमला बोला है और इससे पहले बीकानेर की प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने तमाम बातों को लेकर के गजेंद्र सिंह शेखावत पर कई आरोप लगाए हैं और साथ ही साथ बयान भी दिया। और अब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का ये ट्वीट जो हम आपको दिखा रहे हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर, और इस ट्वीट में सीएम अशोक गहलोत ने ये लिखा है कि उनका असली चेहरा पहले से ही बेनकाब हो चुका है, इसलिए अभी तक अपना वॉइस सैंपल देने में भी आनाकानी कर रहे हैं। साथ ही साथ मुख्यमंत्री ने ये भी लिखा है कि ये गजेंद्र सिंह शेखावत की ओर से राजस्थान के आईएएस आईपीएस अधिकारियों की गिरफ्तारी की धमकी देना उनकी बौखलाहट को दिखा रहा है। दरअसल गजेंद्र सिंह शेखावत ने एक अखबार को दिए इंटरव्यू में ये कहा था कि अगर उनका समय आएगा तो राजस्थान के 4-5 आईएएस आईपीएस जो है वो जेल जाएंगे और ये कोशिश करें कि उनका समय नहीं आए, और इसी को लेकर के राजस्थान में सियासत गरमाई हुई है। तो वहीं रामनवमी पर निकली शोभा यात्राओं और सोशल मीडिया पर अफवाहों को लेकर के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट किया और ट्विटर पर सीएम अशोक गहलोत ने लिखा है कि रामनवमी पर निकली शोभा यात्राओं का अनेकों स्थानों पर मुस्लिम, सिख समेत दूसरे धर्मों के लोगों ने स्वागत किया। ये भाईचारा हमारे प्रदेश की पहचान है और यही हमारी संस्कृति एवं तहजीब का प्रतीक है। मुख्यमंत्री ने लिखा है कि ये मेरा विनम्र निवेदन है कि सोशल मीडिया पर फैलाई जा रही अफवाहों से सतर्क रहें। मुख्यमंत्री ने अपने ट्विटर पर यह भी लिखा है कि यदि कोई व्यक्ति माहौल खराब करने का प्रयास करें तो उसकी जानकारी पुलिस को अवश्य दें। हमारी सतर्कता ही प्रदेश को सुरक्षित रखेगी। ये सीएम अशोक गहलोत का ट्वीट। और रामनवमी को लेकर इससे पहले उन्होंने प्रदेश के लोगों को शुभकामनाएं भी दी और इसके बाद उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा है कि हमारे प्रदेश की संस्कृति और तहजीब का यही प्रतीक है, आपसी भाईचारा सौहार्द, इसे बनाए रखें। उधर झालावाड़ जिले के कई गांव कस्बों में होली रामनवमी पर माता के साधकों की ओर से धधकते अंगारों पर निकलने की बरसों पुरानी परंपरा भी जारी, और इसी के तहत झालावाड़ जिले के सुनील क्षेत्र के ढाबला खींची गांव में इस परंपरा का आयोजन किया गया। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इस दौरान कई साधक
माता का वेश बना करके यहाँ पर बिना किसी भय के अंगारों पर से नंगे पैर चले। इस दौरान ट्रैक के अंगारों पर आस्था भारी दिखाई दी। इसे देखने के लिए लोगों की गांव में काफी भीड़ भी उमड़ी। ये तस्वीरें देखिए। चलिए आगे बढ़ेंगे। जोधपुर में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने गहलोत सरकार पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने प्रदेश की सरकार पर तुष्टीकरण और समाज को बांटने वाली राजनीति करने के आरोप लगाए हैं। रामनवमी पर यहां शोभा यात्रा में शामिल होने के दौरान केंद्रीय मंत्री ने कहा कि राज्य की जनता सब देख रही है, इनका हिसाब बराबर करेगी। आपको बता दें कि राजस्थान में रामनवमी से एक दिन पहले राज्य सरकार ने गृह विभाग की ओर से आदेश निकालकर प्रदेश में धारा 144 लागू की थी और कहा था कि किसी भी शोभा यात्रा से पहले परमिशन लेनी होगी। ऐसी यात्रा परमिशन तमाम जगहों पर लगाई गई, लेकिन पुलिस प्रशासन सतर्क नजर आया। इस आदेश के बाद राजस्थान में सियासी बयानबाजी शुरू हो गई और राजस्थान की सरकार के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस घटना से ध्यान हटाने के लिए अभी अलग अलग तरह के राग और प्रलाप जो है वो प्रदेश भर में घूम घूम करके गाना प्रारंभ किया है। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ मुख्यमंत्री जी, आपकी हकीकत को राजस्थान की जनता पहचान चुकी है। तो वहीं कोविड की वजह से हज के लिए के लोगों को मौका नहीं मिल पाया था, लेकिन एक बार फिर से सऊदी ने हज की यात्रा के लिए अपने दरवाजे दुनिया के लिए खोल दिए हैं। इस बार सऊदी में अन्य देशों के 10 लाख करीब मुसलमानों को हज के लिए मौका दिया जाएगा। इस 10 लाख लोगों को पूरी दुनिया में तय किए गए कोटे के मुताबिक रिजर्वेशन दिया जाएगा। भारत से इस साल हज के लिए आए कुल आवेदन में राजस्थान से 2865 आवेदन किए गए। सऊदी अरब सरकार की नई गाइडलाइन के मुताबिक सेंट्रल हज कमेटी ने नए दिशा निर्देशों की जानकारी दी है। इस बार 65 साल से कम उम्र के ही आवेदक हज पर जा सकेंगे। उनका यकीन और विश्वास इस तरह का है कि हम इस हज के काम को अच्छे से अंजाम देंगे और जो अपेक्षाएं सरकार से लोग करते हैं, जो तमाम राजस्थान से जाने वाले हाजी हैं, वो भी फैसिलिटेट करना हमारा काम है। कोविड जैसे साल 2020 और 2021 में हज यात्रा का मौका भारत से किसी को भी नहीं मिल पाया था। फिलहाल सऊदी सरकार ने ये ऐलान किया है कि दुनिया भर से करीब 10 लाख हज यात्रियों को हज की मुकद्दस यात्रा का मौका दिया जाएगा। फिलहाल सेंट्रल हज कमेटी ने गाइडलाइन जारी कर दी और कहा है कि 65 से ज़्यादा उम्र वाले लोग इस साल हज नहीं कर पाएंगे। हज के लिए दोनों वैक्सीनेशन होना ज़रूरी है। साथ ही साथ जो कोविड की गाइडलाइंस है उनकी पालना करना भी बहुत ज़रूरी होगा। उम्मीद की जानी चाहिए कि राजस्थान से इस बार जो हज यात्री हज यात्रा पर जाएंगे वो प्रदेश के लिए अमन चैन और तरक्की की दुआएं करेंगे। अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से। तो चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।